अब हम क्या करेंगे नरेश? प्रोफेसर को कैसे वापस लाएंगे? नरेश शांत था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोली। ठीक उसी समय योगिनी जल्दबाजी में बोली, सोहन, क्या तुमने नरेश को वरदान के बारे में बताया? वरदान? नरेश ने यह नाम पहली बार सुना था। न कभी उसके बारे में प्रोफेसर ने कुछ बताया और ना ही उसके पापा ने। सोहन, मुझे जाना होगा। तुम सब अपना ख्याल रखना, क्योंकि आगे का सफर बहुत मुश्किलों भरा है। याद रखना, तुम हारोगे तो प्रोफेसर कभी नहीं जीत पाएगा। योगिनी जा चुकी थी। कमरे में एकदम सन्नाटा था। सोहन गोपी को देख रहा था और गोपी नरेश को। अचानक नरेश चिल्लाते हुए बोला, कोई मुझे बताएगा ये वरदान कौन है? नरेश की तेज आवाज सुनकर सोहन और गोपी चौंकने के साथ साथ डर भी जाते हैं। गोपी ने डरते हुए नरेश से कहा, चिल्लाओ मत। सॉरी, वो मुझे सॉरी, आई एम सॉरी। मैं क्या बोलूं, ये सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है। मैंने अगर मूर्ति ना तोड़ी होती तो क्या मालूम सब ठीक होता। मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, और जब कुछ नहीं कर पाया तो गुस्से में चिल्ला दिया। मुझे माफ कर दो। नरेश की यह बात सुनकर सोहन उसके करीब गया और उसे गुस्से में बोला, तुमको प्रोफेसर ने इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लूजर हो। तुमको उन्होंने इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें तुम्हारे पिता की झलक दिखती है तुम में। लेकिन अभी जो तुमने अपने मुंह से शब्द निकाले हैं, इससे न जाने क्यों मुझे तुम लूजर लग रहे हो नरेश। सोहन की इस बात का नरेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर प्रोफेसर को याद करते हुए बोला, हमारे बीच का फासला बहुत जल्द ही खत्म होगा प्रोफेसर। अब कोई भी अज्ञात ताकत मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। नरेश के इन शब्दों ने सोहन और गोपी के दिल में प्रोफेसर को ढूंढने की नई उमंग भर दी थी। 6 महीने में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब सोहन और गोपी ने प्रोफेसर के बारे में सोचा ना हो। उसी समय गोपी बोली, वरदान? वो वरदान कौन है? वरदान कुछ कहानियां होती हैं जिनको सुन के रात को नींद नहीं आती, और कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनको सुनने से पहले ही रूह कांप जाती है। वरदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तकरीबन 2 साल पहले वरदान अपने ऑफिस की लॉन्ग शिफ्ट को कंप्लीट करके जब मॉल के पार्किंग लॉट में आया तो उसे उस दिन न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हर रोज की तरह मॉल के पार्किंग लॉट में कोई भी नहीं था। पूरा पार्किंग लॉट खाली था। पार्किंग लॉट की लाइट्स भी लगातार जल और बुझ रही थीं। वरदान के कदम जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो उसके कदमों की आवाज पूरे पार्किंग एरिया में गूंज रही थी। जैसे ही वरदान अपनी गाड़ी के नजदीक पहुंचा, उसे अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर से एक परछाई दिखी। परछाई? इससे पहले कि वरदान कुछ समझ पाता, उसकी नजर मॉल की लिफ्ट पर पड़ी। वो लिफ्ट को देखकर चौंकते हुए बोला, ये लिफ्ट इस वक्त कैसे खुली है? ये तो बंद। इससे पहले कि वरदान अपनी बात पूरी कह पाता, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। अचानक किसी ने वरदान के कंधे पर हाथ रखा। कौन? वरदान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से उसका डर और बढ़ गया। उसके माथे से लगातार पसीना टपक रहा था और उसके पैर कांपने लगे थे। ठीक उसी पल उसने महसूस किया कि उसके कान के पास कोई धीरे से कुछ फुसफुसा रहा है। तुम अकेले नहीं हो। ठीक उसी वक्त एक अनजानी अनदेखी शक्ति ने वरदान को झटके से लिफ्ट के अंदर धकेल दिया। जैसे ही वरदान अंदर गया, लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और लिफ्ट तेज रफ्तार में नीचे की तरफ जाने लगी, जैसे लिफ्ट फ्री फॉल हो रही हो। बचाओ मुझे! वरदान ने अपने हाथों को लिफ्ट के बटन्स की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाना चाहा, एक अजीब और असरदार दबाव उसे अपने हाथ पर महसूस हुआ। वो अपना हाथ उठा ही नहीं पा रहा था और फिर अचानक उसका हाथ अपने आप उल्टा मुड़ने लगा, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर रही हो। उसी समय वरदान की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसके कान के पास एक हल्की सी हंसी गूंज उठी और
तभी लिफ्ट जमीन पर जा गिरी। सुबह जब मॉल की सिक्योरिटी के गार्ड्स को लिफ्ट के अंदर वरदान की लाश मिली तो पूरे शहर में इसकी खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ऑफिसर से लेकर डिटेक्टिव, आम जनता, सबने मर्डर कैसे हुआ वो जानने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कोई भी नहीं समझ पाया था कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। मीडिया और अखबारों में वरदान का केस कई महीनों तक सुर्खियों में रहा, मगर जब किसी को कोई सुराग नहीं मिला तो धीरे धीरे सब वरदान को भूलने लगे थे। लोग इस हादसे को इतनी जल्दी भूले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे वरदान के बारे में पहली बार प्रोफेसर ने बताया था और मैं भी बाकी सबकी तरह इस हादसे को भूल चुका था। लेकिन फिर 2 महीने पहले रात के अंधेरे में जब मैं प्रोफेसर के वेला में उनकी डायरी से उन तक पहुंचने के क्लू ढूंढ रहा था, तभी मुझसे वहां मिलने वरदान का साया आया। वो मेरे सामने खड़ा था, वैसे ही जैसे लोगों ने उसके मरने के बाद उसे देखा था। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां निकाल ली गई थीं, उसके हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी। मुझे देखते ही उसने कहा, मुझे नरेश से मिलना है, क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? अपना नाम सुनते ही नरेश तुरंत बोल उठा, वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? इसका जवाब वरदान ने मुझे भी नहीं दिया। सोहन की यह बात सुनकर नरेश कुछ भी न बोला। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया था। कुछ देर की शांति के बाद नरेश सोहन की तरफ देखते हुए बोला, अभी हमें वरदान कहाँ मिलेगा? हमें वरदान उसी मॉल की पार्किंग एरिया में मिलेगा। वरदान की मौत के बाद वहां और अनहोनी घटनाएं होने लगी थीं। कभी बिना वजह गाड़ियों के अलार्म्स बज उठते कि कभी कोई बताता कि वहां किसी ने उसकी परछाई देखी है। फिर एक के बाद एक वहां मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर दूसरे दिन वहां किसी न किसी की लाश मिलती थी। लोग कहते हैं कि उस पार्किंग एरिया में अभी भी रात के समय किसी की आहट सुनाई देती है। बढ़ते डर और मौत के सिलसिले ने मॉल की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से आज उस मॉल के दरवाजे आम जनता के लिए बंद हो चुके हैं। वो मॉल बंद हो चुका है। नरेश ने सोहन की बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोचने के बाद धीमी आवाज में बोला, चलो चलते हैं उस मॉल के अंदर। और हाँ, एक और बात। हाँ बोलो नरेश। मुझे प्रोफेसर की जीप में मॉल जाना है। क्या मुझे उनकी जीप की चाबी मिल सकती है? इससे पहले कि सोहन कोई जवाब देता, गोपी झट से बोल उठी, हाँ जरूर, क्यों नहीं, रुको मैं अभी चाबी लाई। गोपी से जीप की चाबी लेकर नरेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसी जीप चलाने जा रहा था जिसमें एक बड़ी सी तोप लगी थी। ये सब उसके लिए बिल्कुल फिल्मी था, लेकिन अब यही उसका सच भी था। जैसे ही उसने विला के दरवाजे से बाहर कदम रखे, एक तेज हवा का झटका उसके चेहरे से टकराया। नरेश ने जब अपने आसपास देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका विला एक घने जंगल के बीच में था। आसपास सिर्फ बड़े बड़े पेड़ थे। नरेश एक पल के लिए घबराया, लेकिन तभी उसकी नजर विला के बाहर खड़ी जीप पर पड़ी, वही जीप जिसमें तोप लगी थी। प्रोफेसर की जीप को देखते ही नरेश की घबराहट एक्साइटमेंट में बदल गई। वो तेजी से जीप के नजदीक गया। सोहन और गोपी नरेश को पीछे से देख रहे थे। प्रोफेसर की लाजवाब जीप का रंग सफेद था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान के साथ साथ जमीन पर भी एक चांद मौजूद है। रात के अंधेरे में वो जीप काफी चमक रही थी। फिर नरेश की निगाह जीप पर लगे एक लाजवाब तोप पर गई, जिसका रंग काला था। उसे देखकर नरेश सीरियस होकर सोहन और गोपी से बोला, क्या तुम दोनों तैयार हो इस सफर के लिए? सोहन और गोपी एक साथ बोले, हाँ हम तैयार हैं। उनका जवाब सुनकर नरेश उत्साहपूर्वक मुस्कान के साथ बोला, काले बादल आसमान में छाने को हैं। मौसम खतरनाक होने वाला है। आंधी आने के आसार हैं और बहुत से अज्ञात प्रेतों की आत्माएं अब खतरे में पड़ सकती हैं। हालात इतने डरावने हो जाएंगे कि भूत भी अपनी जान की भीख मांगेंगे। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज की रात तूफान आने वाला है।
नरेश, तुम्हें ऐसे देखकर काफी अच्छा लग रहा है। जब तुम बेड पर थे तो हर दिन मैं सिर्फ यही सोचता था कि जब तुम्हें होश आएगा और सब पता चलेगा तो तुम क्या करोगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि तुम डर के भाग जाओगे और कभी कभी महसूस होता था कि तुम डरोगे नहीं बल्कि डराओगे। और आज तुम्हारी हिम्मत को देखकर मैं यही बोलूंगा कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका है। तुम डरोगे नहीं नरेश, तुम डराओगे, तुम इंसानियत को जिंदा रखोगे। सोहन की यह बात सुनकर नरेश कुछ भी न बोला। इस समय नरेश, सोहन और गोपी की नजर सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि आसपास के पेड़ों पर भी थी। अचानक नरेश ने जीप की स्पीड बढ़ा दी। जीप को तेज भगाने में नरेश को मजा आ रहा था। ठीक उसी वक्त गाड़ी के टायर के नीचे पत्थर आ जाता है जिससे गाड़ी थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। वाह, मजा आ रहा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी गाड़ी नहीं चलाई। सोहन और गोपी नरेश की एक्साइटमेंट को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए भी ऐसे बाहर निकलना, गाड़ी में बैठना सब नया था। आधे घंटे के बाद वो सब मॉल के बाहर पहुंच चुके थे। जीप को मॉल में नीचे लगाकर नरेश, सोहन और गोपी पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। पार्किंग लॉट में काफी अंधेरा था। नरेश को हल्का हल्का सिर्फ यही नजर आ रहा था कि उस पार्किंग लॉट में कुछ धूल से लिपटी हुई गाड़ियां खड़ी थीं। हर कोने में अंधेरा था। ठीक उसी समय उन्हें एक डर को जगा देने वाली आवाज सुनाई देती है। क्या तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो? अगर हाँ तो आ जाओ गाड़ी नंबर 2342 पर। पार्किंग एरिया की लाइट अचानक से जल उठी। नरेश की आंखें घबराहट के मारे उस अचानक से जलती हुई लाइट पर थीं। कुछ सेकंड्स के बाद उसने आगे देखा और गाड़ी नंबर 2342 को तलाशने लगा। कुछ वक्त के बाद जैसे ही उसे गाड़ी नंबर 2342 दिखी, उसकी सांसें मानो एक पल के लिए थम सी गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। वो गिरने ही वाला था कि तभी उसे सोहन की आवाज सुनाई दी। नरेश, क्या हुआ? मैंने कितनी दवाइयां खाई थी इन 6 महीनों में? अनगिनत। मेरे शरीर को उसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान को कोई मुझसे छीनकर ले जा रहा है। इससे पहले कि नरेश अपनी बात आगे कह पाता, अचानक गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ये दरवाजा तो मेरी जान ले लेता अभी। तभी नरेश को वरदान की आवाज सुनाई दी। गाड़ी के अंदर आ जाओ। नरेश, सोहन और गोपी आगे बढ़े और गाड़ी के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि वरदान ड्राइविंग सीट में बैठा है। इसकी आंखों की। नरेश आगे कुछ न बोला। तभी वरदान नरेश की तरफ देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तो तू ही है प्रोफेसर का दोस्त। बहुत सुना है तेरे बारे में। तीनों की नजर वरदान पर थी, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उनको चुप देखकर वरदान शैतानी हंसी हंसने लगा। तुम तो अभी से डर गए। नरेश की सांसें थोड़ी सी तेज होने लगी थीं। कुछ सेकंड्स के तूफान के बाद नरेश का दिमाग शांत हुआ। उसने खुद को संभालते हुए वरदान की ओर देखकर सीरियस होकर बोला, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे वरदान? वरदान ने हंसना बंद कर दिया और फिर बोला, अब किया तुमने सही सवाल। क्यों मिलना चाहता हूं मैं तुमसे? ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने बेटे और पोते के साथ रहता था। मेरे बेटे की पत्नी, वो बेचारी अपने बच्चे को जन्म देते ही चली गई। एक ही पल में घर में गूंजती किलकारी मातम के आगोश के अंदर खो गई। उसकी मौत ने हमें बहुत तकलीफ दी। उन मुश्किल घड़ी में भी हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। हम एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े रहे। और फिर एक रात के 2 बज रहे थे। वरदान, उसका पोता और बेटा एक ही कमरे में लेटे हुए थे। उस समय पूरे शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। अजीब सी बारिश थी वो। वरदान की जब आंख खुली तो उसे बारिश की आवाज सुनकर घुटन सी महसूस होने लगी।
आसमान में बिजलियां लगातार चमकने के साथ साथ कड़क भी रही थीं। उस समय वर्धान का गला सूख चुका था, जिसकी वजह से उसे प्यास लग गई। पानी पीने के लिए वो कमरे से निकलकर फ्रिज की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो फ्रिज के नजदीक पहुंचा, उसे अपने पोते के दर्दनाक चीखने की आवाज सुनाई दी। वर्धान भागते हुए कमरे के अंदर जब गया तो उसने देखा कि उसका पोता हवा में उड़ रहा था और उस बच्चे के रोने की चीखें पूरे घर में फैल चुकी थी। ये ठीक उसी समय वर्धान को अपनी मृतक बहू कामिनी की हंसी की गूंज सुनाई दी। तुम्हारी बहू कामनी वो अपने ही बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई थी? सिर्फ मेरी बहू नहीं, उस रात मेरी बहू का आशिक भी मौजूद था उसके साथ। ये सुनकर सभी चौंक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। शादी से पहले मेरी बहू कामनी का शरद नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। कामनी ने अपने माँ बाप के प्रेशर में आकर मेरे बेटे आलोक से शादी तो कर ली, लेकिन शरद को ना भूल पाई। शरद उसकी जिंदगी में था और मेरा बेटा बेचारा आलोक ये सब कुछ जानता भी नहीं था। फिर वो दिन आया, वो मनहूस दिन, जिसने मेरे बेटे को अंदर से तोड़ कर रख दिया। मेरे बेटे ने कामनी को शरद के साथ एक होटल के कमरे में जाते हुए देख लिया था। मेरा बेटा उस रात टूट गया। अंदर ही अंदर वो खुद को खत्म करने का सोचने लगा और वो एक दिन खुद को खत्म कर भी देता, लेकिन तभी उसने चुपके से कामनी को शरद से ये बोलते हुए सुन लिया कि शरद, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा नाम देना चाहती हूँ। उस बेवकूफ आलोक को मेरा बेटा अगर पापा बुलाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नरेश, सोहन और गोपी के लिए यह सब काफी शॉकिंग था। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए वर्धान बोला, बदले की आग सिर्फ दुश्मन को नहीं, बदला लेने वाले को भी भस्म कर देती है। मेरा बेटा भी उस बदले की आग में जलने वाला था। उसने मन में कामनी को खत्म करने का ठाना था। कामनी के धोखे ने उसके अंदर के जानवर को जगा दिया था। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ अपने शिकार को खत्म करने का। और फिर वो दिन आ गया जब मेरे पोते का जन्म हुआ। मेरे पोते के जन्म से मैं काफी खुश था, लेकिन आलोक बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ था। उसने कामनी के ग्लूकोज ड्रिप में जहर मिला के उसे हॉस्पिटल में ही खत्म कर दिया। कामनी की मौत इतनी दर्दनाक थी कि वो एक प्रेत बन गई। लेकिन बदले की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं हुई। कामनी की मौत के कुछ महीने बाद शरद भी कामनी की अकाल मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1 महीने के अंदर ही डिप्रेशन के अंधेरों में डूब गया। और एक दिन उसने अपनी ही चलती सांसों को रोकने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैं, आलोक और मेरा पोता, हम अपने कल को पीछे छोड़कर इस शहर आ गए। कुछ वक्त तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक हमें अपने घर के कोने कोने से एक लड़का और लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती थी। इसके बारे में जब मैंने अपने गुरु को बताया तो उन्होंने हमें घर में पूजा करवाने की सलाह दी। हमने अपने गुरुजी की सलाह मानी और पूजा करवाई, लेकिन फिर भी हमें हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। और फिर आई वो काली रात जिसने सब खत्म कर दिया। उस रात कामनी और शरद की आत्मा ने मेरे बेटे आलोक को मौत के घाट उतार दिया और मेरे पोते को लेकर वहां से चली गई। रुको रुको रुको, वो दोनों तुमको क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी का दिया हुआ ताबीज था। उस काली रात मौत मेरे पास नाच रही थी, लेकिन वो मुझे छू भी नहीं पाई। मैं उस रात तो बच गया, लेकिन मॉल के पार्किंग एरिया में मैं शरद का शिकार हो गया। पर तुम्हारा ताबीज? उस दिन मॉल के पार्किंग एरिया में आने से पहले न जाने मेरा ताबीज कहाँ गायब हो गया था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं।
वरदान की सच्चाई को सुनकर नरेश के दिमाग ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया था। वो जैसे ही वरदान से कुछ पूछने लगा, उसे अचानक गाड़ी के सामने कामिनी और शरद दिखे। इससे पहले कि नरेश कुछ कहता, उसी समय नरेश घबराते हुए बोला, इनकी ये हंसी कहीं मुझे न मार डाले।